So good morning everyone. Welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. थोड़ी सी लाइट कम आज, अंधेरा अंधेरा लग रहा है. गुड मॉर्निंग, राम राम. गॉड ब्लेस यू. चलिए, तो कल अगर हम लोग डिस्कशन करें, अरे मतलब तुमने ग्रुप बना लिया तो अभी यही चल रहा है, स्टार्ट हुई स्टार्ट नहीं हुई, स्टार्ट हुई स्टार्ट नहीं हुई. अगर कभी डिले होगा तो मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, आपको चिंता मत करो. जय हिंद जय हिंद. सबने अलग अलग ले रखा है, एक गुड मॉर्निंग, एक राम राम, एक प्रणाम, एक जय हिंद. चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. सो मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की साइड. कल हमने चर्चा किया था, चैप्टर नंबर 1 के ऊपर डिस्कशन किया था. जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने बता भी दिए थे आपको. अब हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 2 पर जा रहे हैं. चैप्टर नंबर 2 कौन है? चैप्टर नंबर 2 है आपका वेलोसिटी. ये वाला मार्कर अच्छा नहीं है, दूसरा वाला लाते हैं. दूसरा वाला मार्कर. राधे राधे. अभिराम. चलो, अब आ गया दूसरा मार्कर. सो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस. वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस. देखिए, बात करते हैं सबसे पहले चैप्टर की. तो इसके अंदर 2 पार्ट है. पार्ट नंबर 1. पार्ट 1 के अंदर हम चर्चा करेंगे बेटा वेलोसिटी एनालिसिस के ऊपर. वेलोसिटी एनालिसिस. पार्ट नंबर 2 में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक्सेलरेशन एनालिसिस. एक्सेलरेशन एनालिसिस. पार्ट नंबर 2 आपके सिलेबस में कंप्लीट है नहीं, उसका सिर्फ 20 से 25% ही आपके सिलेबस के अंदर है. पार्ट नंबर 1 जो है वो ऑलमोस्ट 70 to 80% आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है. तो इसके बारे में हमें बहुत कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है. तो आप इस चैप्टर के अंदर एक्चुअल में वेलोसिटी के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पर जो एक्सेलरेशन है वो होता बहुत डिटेल में है, लेकिन उसके बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है. हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसके बारे में बेसिक बेसिक आइडिया जानने की जरूरत है. सो अगर मैं बात करूं सबसे पहले पार्ट नंबर 1, तो पार्ट नंबर 1 की जो स्टडी है वेलोसिटी एनालिसिस, उसको हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर. सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहने वाला है वेलोसिटी एनालिसिस. देखिए जरा, ये वेलोसिटी एनालिसिस क्या होता है. कुछ मैकेनिक्स पढ़ाता हूं आपको थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसके लिए मैकेनिक्स की थोड़ी सी मदद लगेगी, इसलिए आपको थोड़ा सा पढ़ाता हूं पहले. देखिए, ये आपके पास में एक लिंक है, ये आपके पास में एक लिंक दिया गया है. अच्छा, आपको मैंने मैकेनिक्स पढ़ाया है क्या? जरा बताना आप लोगों को, क्या मैंने मैकेनिक्स पढ़ाया है? नहीं, किसी बैच में पढ़ाया है मुझे पता है. आपका हुआ या नहीं हुआ मुझे याद नहीं है. नहीं पढ़ाया नहीं पढ़ाया नहीं पढ़ाया नहीं पढ़ाया. अभी स्टार्ट नहीं हुआ. ओके. ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें इस लिंक के बारे में, मैकेनिक्स के पॉइंट्स यहां बताएंगे, चिंता मत करो आपको. अगर मान लीजिए एक लिंक है जिसको आपने O पॉइंट से हिंज कर दिया है, और इसको आपने प्रोवाइड किया है एक स्पीड ओमेगा. ओमेगा कौन है सर? ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी. अब ये ओमेगा से आपको कंफ्यूज नहीं होना है. देखिए, जब बॉडी लीनियर मोशन में होती है, जब आप स्टडी करते हैं लीनियर मोशन का, और जब आप स्टडी करते हैं एंगुलर मोशन के बारे में, सो एंगुलर मोशन, तो जो लीनियर क्वांटिटीज होती है वो आपके पास में एंगुलर क्वांटिटीज में कन्वर्ट हो जाती है, और कुछ नहीं. जैसे इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है x, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा थीटा. इसमें वेलोसिटी होती है v, इसमें वेलोसिटी हो जाती है ओमेगा.
इसमें एक्सेलरेशन होता है ए, इसमें एक्सेलरेशन हो जाता है अल्फा। क्लियर है? तो ओमेगा कोई नई चीज नहीं है, ये एंगुलर वेलोसिटी है बस। हमने कहा कि यहां एक पॉइंट है ए, उसकी वेलोसिटी बताओ। तो देखो उसकी वेलोसिटी कैसे लिखी जाएगी। उसकी वेलोसिटी पहले आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओ। हमने कहा ये क्या लिखा है, इसको पढ़ के बताओ जरा। तो आपने बोला सर, आपने कहा सर ये जो लिखा है हमने, इसको पढ़ा जाएगा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। अरे ये रुक कैसे गया? अभी क्लियर है? हाँ, चिंता मत करो, वीडियो रुकेगा तो मुझे भी दिख जाएगा। हमने लिखा है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओ। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट बी, सॉरी पॉइंट ओ। इसको कैसे पढ़ते हैं वो मैंने यहां पर लिखा है, बस और कुछ नहीं लिखा। तो आपने कहा सर ये जो वेलोसिटी है, क्या मैं इसको रिलेटिव वेलोसिटी बोल सकता हूं? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। क्लियर है? अभी वीडियो प्रॉपर चल रहा होगा, अभी कोई इश्यू नहीं आ रहा होगा। ज्योति आई थिंक, है ना? हाँ ठीक है। नहीं, अभी किसी बच्चे का मैसेज आया, वीडियो पोस्ट, मेरे ख्याल से अब प्रॉपर चल रहा है। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहां पे लिख रहा हूं, इस वेलोसिटी को मैं लिख रहा हूं ऐसे, वी ए डायरेक्टली, वी ए डायरेक्टली। अरे यार ऐसा मत करो, स्टॉप प्ले सब सही तो चल रहा है यार, मेरे पास में भी स्क्रीन लगी हुई है, कैसे पढ़ेंगे वरना ऐसे स्टॉप प्ले करते रहोगे। ये तो परमेश्वर तुम्हारा तो नेट ही खराब है। मैंने क्या बोला तुमको, 6 महीने से तुम्हारा तो नेट ही खराब चल रहा है। तो तुम तो पोज एंड प्ले वाला गेम खेलो ही मत। हाँ क्लियर है ना? अब फोकस करो यार, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। तुम्हारा तो जब मैं इंडस्ट्रियल पढ़ाता था तब भी नेट खराब ही रहता था। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज है। कल आपने देखी, मैंने कहा इस मैकेनिज्म को ये बोलते हैं, इसका इन्वर्जन ये होता है, याद कर लो। कल याद करना था, आज समझना है। आज अगर आप समझेंगे नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आज की क्लास पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लास है, सो प्लीज सभी लोग पूरे अटेंशन के साथ एक एक पॉइंट को समझिए। सर ये था वी ए विद रेस्पेक्ट टू ओ, आपने इसको वी ए क्यों लिखा? आपने इसको वी ए क्यों लिखा? इसका कारण है। तो आप अब यहां पर दूसरा पॉइंट लिखेंगे। बिकॉज, ये मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं जानबूझ के छोटा छोटा लिख रहा हूं। बिकॉज पॉइंट ओ इज फिक्स्ड, पॉइंट ओ तो रुका हुआ है। सो velocity of A with respect to O can be written as velocity of A। जब भी किसी पॉइंट की वेलोसिटी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में फाइंड की जाती है तो लिखा जाता है A विद रेस्पेक्ट टू O। लेकिन जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हो, अगर वो पॉइंट बेटा फिक्स है तो उस पॉइंट को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख दो वेलोसिटी ऑफ A। ऐसी कंडीशन में इसको कैसे पढ़ोगे आप? एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, या डायरेक्टली बोल दोगे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए।
या डायरेक्टली आप क्या बोल दोगे, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए। तो जब भी आप किसी पॉइंट की वेलोसिटी लिखते हो तो ऑलवेज रिमेंबर आप ग्राउंड सरफेस फिक्स के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी लिखते हो, ग्राउंड सरफेस या फिक्स के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी लिखते हो। तो मेन पॉइंट आपको समझना है कि इनको कैसे पढ़ा जा रहा है। एक बार सभी लोग बोलेंगे इतना पॉइंट क्लियर हुआ, लेकिन सिर्फ वही बोलना बेटा जिसका नेट चल रहा है। अगर नेट नहीं चल रहा तो देखो आप उसका कुछ नहीं कर सकते, रिचार्ज तो मैं करवा नहीं पाऊंगा सबके मोबाइल में। अगर आपका नेट बराबर चल रहा है तो जरा बताओ, ये बहुत ही बेसिक मतलब बहुत ही गरीब पॉइंट है। आपकी गली में अगर कोई 5वीं क्लास का बच्चा जा रहा होगा ना, उसको रोक के पूछना कि बताओ ये वी ए विद रिस्पेक्ट टू ओ जो लिखा है इसका क्या मतलब है, तो वो आपको बताएगा कि इसका मतलब है ए की वेलोसिटी ओ के रेस्पेक्ट में। अब सूरज पूछ रहे हैं सर वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी सेम होती है क्या? नहीं बेटा, वही तो बताया आपको। इस केस में सेम आ रही है। अगर ये पॉइंट ओ मूव नहीं करता, ये पॉइंट ओ अगर रुका हुआ नहीं होता, मूव करता, तो फिर v ए विद रेस्पेक्ट टू ओ को वी ए नहीं लिख पाते, क्योंकि ओ रुका हुआ है तो दोनों बराबर है। जब रिलेटिव वेलोसिटी किसी फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में लिया जाएगा, मान लो सूरज आप चेयर के ऊपर बैठे हो ना, आप मान लो आप जमीन पर बैठे हो, सो मैंने बोला कि भाई सूरज की वेलोसिटी 0 है। अब कोई आके बोला अरे नहीं सर ये बताओ सूरज की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी है, तो आप बोलेंगे यार ग्राउंड रुका भाई तो है, तो फिर सूरज की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोलो या सूरज की वेलोसिटी बोलो, क्या फर्क है? लेकिन वहीं अगर सूरज ट्रेन के ऊपर बैठा है और ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है, तो सूरज की वेलोसिटी ट्रेन के रेस्पेक्ट में 0, लेकिन सूरज की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 60, क्योंकि ग्राउंड पीछे रह जा रहा है। तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट में फर्क है, वही समझाने के लिए तो इतनी बात बता रहा हूं, लेकिन ये मैंने सिर्फ केस नंबर 1 लिया है। सो स्टिक टू द पॉइंट के साथ चिपके रहो, जो पॉइंट है उस पर काम करो। और जब सूरज भी भागने लग गया तो सूरज की वेलोसिटी ट्रेन के रेस्पेक्ट में भी बदल जाएगी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी बदल जाएगी। लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझो, आगे का पॉइंट पूछोगे तो सब कचरा खिचड़ी बन जाएगा, और खिचड़ी बन जाती है तो आप पहचान नहीं पाते ना ये क्या है, सिर्फ चुपचाप खाते रहो। तो उस सिनेरियो पे मत जाओ, आराम से एक एक पॉइंट को समझो कि जो लिखा है ये समझ में आया कि नहीं आया। चलो ये देखो प्रिंस को मजे आ रहे हैं। प्रिंस, वो जब तुम पनीर की सब्जी खाते हो तो पनीर ढूंढ ढूंढ के खाते हो ना, जब खिचड़ी बनती है तब थोड़े ढूंढ पाते हो, नहीं ये चावल था, ये दाल था, पता नहीं क्या क्या होता है उसके अंदर, नहीं ढूंढ पाते ना, सब एक साथ खा जाते हो। तो वो खिचड़ी मत बनाओ इसकी, बिल्कुल ये आपका पनीर है, सो इसको पहचानो। एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं आपको। फिर आप में से एक बच्चा उठा, और वो पक्का सूरज होगा, और सूरज उठा और सूरज ने बोला कि सर मान लो कि यहां एक पॉइंट बी है। अरे मान लो सर कि यहां एक पॉइंट बी है। अगर मैं ऐसा लिख दूं, मैं हर एक पॉइंट बताऊंगा, चिंता मत करो। वेलोसिटी ऑफ ए, थोड़ा सा इसको डार्क कर लेता है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो इसको आप कैसे पढ़ोगे? तो हमने कहा देखो इसको हम पढ़ेंगे, ये जस्ट अ सेकंड बेटा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, हमने कहा इसको कैसे पढ़ोगे? आपने कहा बहुत आसान है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट बी, और क्या बोल सकते हो? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विद रेस्पेक्ट टू बी। लेकिन अगर आप इसको लिख देते हैं वी ए,
अगर आप इसको लिख देते हैं VA, तो ये आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर ये जो B है ना, ये मूवेबल है। वीडियो पोज। अरे यार क्या हो रहा है? इतना भयंकर कॉन्सेप्ट चल रहा है और ये वीडियो पोज हो रहा है। आज बहुत रुक रहा है वीडियो। ओहो, अभी ठीक चल रहा है? बताओ, अभी ठीक चल रहा है? फिर से रुक गया? नहीं, परमेश्वर को तो जब परमेश्वर तो मत बोलना रुक रहा है, चल रहा है। अभी ठीक है ना? हाँ, परमेश्वर तुम्हें अधिकार नहीं है इसका जवाब देने का। परमेश्वर बोल भी नहीं रहा। बोला सर मेरा वैसे ही आधे घंटे से रुका हुआ ही है। अरे आज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, फिर से बताता हूं। मैं पढ़ाता हूं तब रुक जाता है। तो मैं पढ़ाना बंद कर दूं? प्राश पढ़ाना बंद कर दूं? चलो, A विद रेस्पेक्ट टू B, सो वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B। मैं रिपीट कर दूंगा, चिंता मत करो, क्योंकि यही तो बेस है, यही तो आपका पूरा फाउंडेशन है इस चैप्टर का। A विद रेस्पेक्ट टू B, तो वेलोसिटी ऑफ A, और लिख भी रहा हूं मैं सबको, चिंता मत करो। वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B, और इसको बोल सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A विद रेस्पेक्ट टू B। लेकिन अगर आप इसको वेलोसिटी ऑफ A लिख देते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। तो ऐसा ऐसा कभी मत करना, ऐसा कभी मत करना। क्यों? क्योंकि जब आप जिसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी लिख रहे हैं वो फिक्स होता है, तभी उसको एब्सोल्यूट बोला जा सकता है। जो फिक्स नहीं होता है उसको एब्सोल्यूट अगर आप बोल दोगे तो आपको जनता कभी माफ नहीं करेगी। बताओ अभी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अगर इतनी बात आपको क्लियर हो गई है तो अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। क्या रिप्रेजेंट करता है वो मैंने आपको बता दिया, अब कैसे लिखते हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपको लिखना है वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू O। ऑलवेज रिमेंबर, सर A विद रेस्पेक्ट टू O लिखो या A लिखो, एक ही बात है। अरे फिर रुक गया वीडियो। क्लियर है? ये ज्योति तुमने हॉटस्पॉट तो नहीं ले लिया परमेश्वर से? तुम्हारा नेट कैसे खराब हो गया? चलो, वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू O, वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू O। तो वेलोसिटी कैसे दी जाती है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन। क्लियर है? इसने बोला है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक और उसके बाद में डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन। क्या मतलब है सर इसका? ये जो लिंक जिसके ऊपर पॉइंट आपने लिया है उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा। और ये किस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है? ओ पॉइंट के अबाउट। तो ए की ओ से डिस्टेंस ओ ए की ओ से डिस्टेंस ओ ए। तो ये बन गया आपके पास में वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओ। फिर आता है सर डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओ। डायरेक्शन ऑफ
वेलोसिटी ए विद रेस्पेक्ट टू ओ। ये डायरेक्शन कैसे दी जाती है? ये डायरेक्शन दी जाती है इन द सेंस ऑफ रोटेशन। सर नहीं क्लियर हुआ। सुनो तो सही यार, पहले सुनो तो सही, 2 मिनट के लिए सुनो तो सही आप लोग। एक तो वीडियो सही से नहीं चल रहा, 2 मिनट सुनो तो सही। बीच में इंटरप्ट करोगे सूरज तो कैसे पढ़ पाएंगे, है ना? थोड़ी देर सुनो, अभी तो शुरुआत की है यार, है ना? अभी थोड़ी देर के लिए सुनो, आप सभी लोग सुनिए, अभी शुरुआत की है। अब एक वर्ड लिखते ही आपको समझ नहीं आएगा। मैं हमेशा आपको टाइम देता हूं ना बीच में डिस्कस करने के लिए, और बीच में 2-5 मिनट में बैटरी चेंज करने जाता हूं तब भी आपको बोलता हूं कि आप अपने डाउट्स लिखो, है ना? हर एक पॉइंट के बाद डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। अभी तो सिंपल सी कहानी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। सर पाइथागोरस ने ऐसा बोला, तो वही रहने वाला है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फॉर्मूला कैसे आया, मैं बता रहा हूं फॉर्मूला क्या होता है। एंगुलर वेलोसिटी, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट मत लिखा करो यार, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट मत लिखा करो। अब एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस आप लिख रहे हो, मैं पूछूंगा ये क्या चीज होती है, क्या पूछना चाह रहे हो आप इसके अंदर? एक बार में प्रॉपर स्टेटमेंट लिखा करो जिसको मैं पढ़ के समझ सकूं। मैं इतना मतलब दिमाग वाला इंसान नहीं हूं। और सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप 2 मिनट के लिए सुनिए पहले पॉइंट को सुनिए पहले, मतलब वो चर्चा होने लग जाएगी, बताओ क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है, क्यों मतलब है। कल भी शायद आप ही के साथ एक ऐसा डाउट हुआ था जो मैं बहुत देर तक समझ नहीं पाया था। तो आप कंप्लीट सेंटेंस लिखा करो। अपन चैट थोड़े कर रहे हैं यहां पर कि तुम लिखोगे जी एंड तो मैं समझ जाऊंगा गुड नाइट। अपन तो पहली बार जिंदगी में मिल रहे हैं। सो आप जो भी डाउट पूछे प्रॉपर पूछा करो, और अभी थोड़ी देर के लिए शांति रखो, अभी कुछ मत पूछो, अभी पहले पॉइंट समझाने तो दो। इन द सेंस ऑफ रोटेशन, हमने कहा कि सर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो कैसे दी जाएगी? इन द सेंस ऑफ रोटेशन। रोटेशन का सेंस कौन बताएगा? रोटेशन का सेंस कौन बताएगा? ओमेगा। रोटेशन का सेंस कौन बताएगा आपको? ओमेगा बताएगा। तो हमने कहा कि सर ये ओमेगा क्लॉकवाइज है, ये ओमेगा क्या है? क्लॉकवाइज है। तो ये जो बी पॉइंट है ये भी इसी डायरेक्शन में होगा, इन द सेंस ऑफ रोटेशन एंड perpendicular to the line joining point A and center of रोटेशन। सुनिए, ये बोल रहा है कि जिधर आपका रोटेशन का सेंस है इधर है, ए को सेंटर ऑफ रोटेशन से जोड़ दो और इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बनाओ। किधर बनाओ? किधर बनाओ? जिधर आपका सेंस ऑफ रोटेशन ओमेगा, तो इधर परपेंडिकुलर बनाओ। ये होगी आपके वेलोसिटी ऑफ ए की डायरेक्शन, ये होगी आपके लिए वेलोसिटी ऑफ ए की डायरेक्शन। अब फिर से सुन लीजिए बेटा, v बराबर ओमेगा आर नहीं सुना क्या आप लोगों ने कभी? ये नहीं पढ़ा क्या कभी आपने? v बराबर ओमेगा आर, बोलो या सुनो। सो बेसिकली क्या लिखा गया है यहां पर? ओमेगा मल्टीप्लाई बाय आर। ओमेगा मल्टीप्लाई बाय आर। अब सूरज यार ये भी नहीं पढ़ा तो अब क्या कर सकते हैं बताओ? अब ये थोड़े मैं डेराइव करूंगा। सो v इक्वल्स टू ओमेगा आर को कैसे लिखा जाता है?
वो मैंने आपको यहां पर बताया। देखो आप अगर 12th क्लास में है तो 11th तो पढ़ के आनी पड़ेगी ना आपको, अगर 11th क्लास में तो 10th तो पढ़कर आनी पड़ेगी ना। आप जेएन की तैयारी कर रहे हो तो स्कूलिंग तो आपको पता होना ही चाहिए ना। और नहीं भी पढ़ा हो तो मैंने मैकेनिक्स के इतने सेशन लिए हैं यूट्यूब के ऊपर, उसमें जाके देखो, सब कुछ प्रूफ करवा रखा है। जब भी आप किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी लिखते हो तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर मेंशन करते हो वहां पर। सो ओमेगा आपके पास में एंगुलर वेलोसिटी है, ये जो डिस्टेंस है ये सेंटर ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है, तो आप जो वेलोसिटी देते हो वो कैसे लिखते हो, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय आर। सो ये आर कौन है, ये आर का मतलब रेडियस नहीं होता, ये आर का मतलब होता है ए पॉइंट को सेंटर ऑफ रोटेशन से कितनी दूर रखा गया है, ए पॉइंट को सेंटर ऑफ रोटेशन से कितनी दूर रखा गया है। तो ये आपके पास में बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल्स टू ओमेगा आर। और नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूं, जो वेलोसिटी दी जाती है लीनियर वेलोसिटी, वो दी जाती है एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय सेंटर ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस। क्लियर है, ओमेगा आपके पास में एंगुलर वेलोसिटी होती है, इसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं लीनियर वेलोसिटी के अंदर। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होने वाली है आपके पास में, सेंस ऑफ रोटेशन। ओमेगा जिस साइड है, ओमेगा इस साइड आ रहा है, इस साइड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड सेंटर ऑफ रोटेशन, ए और ओ को ज्वाइन करो, और इस साइड ये क्लॉकवाइज है ना, तो ये आ गया आपके पास में, ये आ गया आपके पास में परपेंडिकुलर। क्लियर है, इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए। अब मान लीजिए आपको कोई बोलता है कि सर वेलोसिटी ऑफ बी बताओ, आपको कोई बोलता है वेलोसिटी ऑफ बी बताओ, तो आप कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ B with respect to O, वेलोसिटी ऑफ B with respect to O क्या होगा आपके पास में, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक। आपके पास जो लिंक दिया गया है उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ रोटेशन से B की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ रोटेशन से B की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, OB, ऑफ कोर्स OB बोलेंगे। ये B है, सेंटर ऑफ रोटेशन O है, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोला जाएगा, OB बोला जाएगा। इसकी जो डिस्टेंस अगर उसको OB बोला जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास में ओमेगा मल्टीप्लाई बाय OB, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय OB। सो बेसिकली आपके पास में वेलोसिटी ऑफ A मैंने डिफाइन कर दिया है, वेलोसिटी ऑफ B मैंने डिफाइन कर दिया है। किस तरीके से डिफाइन किया है वो प्रोसीजर भी मैंने यहां पर आपको बता दिया है। अब अगर आपके पास में एक पॉइंट B आ रहा है तो इसकी हमें डायरेक्शन देखनी है, तो हमने बोला सर ये है ओमेगा, ये है ओमेगा। सो ओमेगा के सेंस में ये है पॉइंट B। सो वेलोसिटी होगी इसी साइड, B को O से कनेक्ट कर दो, इसके ऊपर बना दो परपेंडिकुलर, तो ये बन गया वेलोसिटी ऑफ B। बताओ वेलोसिटी ऑफ B आपको समझ आया कि नहीं आया, हाँ सूरज, सो पॉइंट क्या है कि बेटा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं जानते हैं या फिर आप जानते थे जिनको आप अपने साथ नहीं रखते हैं, मतलब पॉइंट्स को याद नहीं रखते हैं। सो मैं जानबूझ के वही पॉइंट्स आपको रिकॉल करवाना चाह रहा हूं। मैं ये चाह रहा हूं कि अगर आज आप जेईएन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप बेसिकली अपने जो भी आपका डिप्लोमा रहा हो, आपका इंजीनियरिंग रहा हो, वो सारी चीजें रिकॉल हो। इसलिए मैं थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ाने से पहले आपको मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूं, मतलब ये मैकेनिक्स की चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं। वेलोसिटी कैसे लिखते हैं ये मेरा काम नहीं है, थ्योरी ऑफ मशीन में बताने का काम नहीं है, ये मैकेनिक्स में आपको बताया जाएगा। लेकिन स्टिल मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि जब हम थ्योरी ऑफ मशीन पढ़े तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं हो। जैसे मान लो अगर आप टेक्निकल में कोई क्वेश्चन कर रहे हो, वहां पर कोई बहुत बड़ा डेरिवेशन आ गया, उसमें आ गया इंटीग्रेशन, तो सर आपको बोलेंगे कि यार देखो इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं आता है, तो मैं आपको बता देता हूं साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है।
तो अब आपको नहीं पता तो सर ने इतना तो बता दिया ना, अब आप ये बोलने लग जाते हो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स ही क्यों हुआ, तो वो यहां थोड़े डिराइव करेंगे। मतलब मैंने आपको कॉलेजिंग बताने, जो आपने कॉलेज में पढ़ा, डिप्लोमा में पढ़ा, वो याद दिलाने की कोशिश की, मैकेनिक्स जो है वो याद दिलाने की कोशिश। अब आप चाहते हो कि मैं स्कूलिंग पे जाके v बराबर ओमेगा आर भी प्रूव करूं, तो ये तो सही अप्रोच नहीं है ना आपकी। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो आप सोचिए, समझिए। अब आप बोल दो सर वेलोसिटी क्या होता है ये समझा दो एक बार, तो वो तो मैं नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए तो फिर आपको अलग से 6 महीने की क्लास लेने आनी पड़ेगी मेरे पास। सो v इक्वल्स टू b विद रेस्पेक्ट टू o इक्वल्स टू ओमेगा ओबी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, सर ये दोनों ही वेलोसिटीज जो आपने लिखी है, ये दोनों ही वेलोसिटीज एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, ये दोनों ही वेलोसिटीज हमारे पास में क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटीज है, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको कोई बोलता है कि यार ये वेलोसिटी लिख के बताओ आप, तो ये वाली वेलोसिटी, तो हमने बोला ये वाली वेलोसिटी भी लिख सकते हैं हम लोग, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। अब देखो फिर से रिलेटिव वेलोसिटी लिखना सिखा रहा हूं, जिनको नहीं आता है वो लोग फोकस करना। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी ये लिखी जाती है वेलोसिटी ऑफ ए एब्सोल्यूट माइनस वेलोसिटी ऑफ बी एब्सोल्यूट। वेलोसिटी ऑफ ए एब्सोल्यूट, वेलोसिटी ऑफ बी एब्सोल्यूट। आपको नहीं समझ में आता है तो एक जनरल एग्जांपल याद दिला देता हूं आपको। ये एक ट्रेन है जिसके ऊपर आपको खड़ा कर दिया गया है, ये देखो, ये 2 पैर 2 हाथ 1 मुंह 4 बाल के साथ आप खड़े हो यहां पर। सो बेसिकली अगर आप देखिए यहां पर ये ट्रेन जा रही है इस साइड और आप भी धीरे धीरे इसके ऊपर भाग रहे हो। ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, आपकी स्पीड है 10 तो ज्यादा हो गया, 1 किलोमीटर पर आवर। सो आपका नाम है ए, ट्रेन का नाम है टी और ग्राउंड का नाम है जी। सो अगर आपसे कोई पूछता है बताओ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितनी है, तो आप बोलोगे 60 किलोमीटर पर आवर। आपसे कोई बोला वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है, वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है, तो अब यहां पर आपको सोच समझ के जवाब देना है। अगर वेलोसिटी ऑफ ए बोल रहा है, इट मींस ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूछ रहा दिखता है, तो 60 की स्पीड से तो ट्रेन भाग रही है, 10 की स्पीड से आप भाग रहे हो, तो ओवरऑल आपकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10 से नहीं 1 से आप भाग रहे हो, 61 किलोमीटर पर आवर। अगर आप यहां चुपचाप बैठे भी रहते हो ना, तो भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आप 60 किलोमीटर की स्पीड से आगे भाग रहे हो, लेकिन आप तो खुद भी भाग रहे हो यहां पर, तो आपकी स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी है, 61 किलोमीटर पर आवर। सो ये दोनों आपकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, वीटी ट्रेन की एब्सोल्यूट, वीए आपकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी। पहले बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब किसी ने बोल दिया ए की वेलोसिटी ट्रेन के रेस्पेक्ट में बताओ, तो आप बोलोगे ए की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बताओ, ए की वेलोसिटी ट्रेन के रेस्पेक्ट में बताओ। ए की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ट्रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 61 की स्पीड से भाग रहा है, ट्रेन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 60 की स्पीड से भाग रहा है, तो एक्चुअल में आप ट्रेन के रेस्पेक्ट में 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ोगे। और देखो यही तो बोला है, क्लियर है इतनी बात? अब देखिए यहां पर, अब देखिए यहां पर ध्यान से, अगर वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी की बात हो रही है, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी आपने यहां पर लिखा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी आपने यहां पर लिखा। हमने कहा वेलोसिटी ऑफ ए कौन है, आपने बोला सर ओमेगा ओ ए। वेलोसिटी ऑफ बी कौन है, आपने लिखा ओमेगा ओ बी। सो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू ओमेगा कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा ओ ए माइनस ओ बी। तो देखिए यहां से बड़ा प्यारा रिजल्ट आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ए बी। मतलब ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो ये आ गया ओमेगा और इन दोनों पॉइंट के डिस्टेंस, बी विद रेस्पेक्ट टू ओ ओमेगा और इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ए विद रेस्पेक्ट टू ओ ओमेगा और इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। अब अगर इन सब में आप देखें
तो पहला फॉर्मूला था वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओ इक्वल्स टू ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओ ए। तो यहां से आप बोल सकते हो ओमेगा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओ डिवाइडेड बाय ओ ए। आप बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ओ इक्वल्स टू ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओ बी, आपने अभी अभी बोला है। सो ओमेगा इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ओ डिवाइडेड बाय ओ बी। आप बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी जो दिया गया है वो है ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ए बी। सो यहां से आप बोल सकते हो ओमेगा इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी डिवाइडेड बाय ए बी। क्या ये तीनों ओमेगा बराबर होंगे? क्या ये तीनों ओमेगा सेम होगा? क्या ये तीनों ओमेगा सेम होंगे? बताओ। ऋतिक बोल रहा है क्लियर। बोला ऋतिक तुमने सुना ही नहीं मैंने क्या पूछा। मैं पूछ रहा हूं क्या तीनों ओमेगा सेम होंगे? यही पॉइंट समझाने के लिए हम इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं। एक्चुअल में बेटा एक लिंक है, एक लिंक है तो एक लिंक की एंगुलर वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है। एंगुलर वेलोसिटी जो दी जाती है वो किसी पॉइंट पर नहीं दी जाती। एंगुलर वेलोसिटी पूरी रिजिड बॉडी की होती है। एंगुलर वेलोसिटी जो है वो किसी पॉइंट की नहीं दी जाती, एंगुलर वेलोसिटी पूरी बॉडी की होती है। सो ओमेगा जो मैंने बनाया यहां पर, अब मैं उसको यहां बनाऊं, यहां बनाऊं, यहां बनाऊं, एक ही बात है। सो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड लिंक। सो ओमेगा कौन है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक। किसी पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। लेकिन जो लीनियर वेलोसिटी आप लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए। सो इट विल वेरी पॉइंट टू पॉइंट, हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी अलग अलग। लेकिन ओमेगा जो है वो आपके पास में पूरी बॉडी के लिए, पूरी बॉडी के लिए क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ओमेगा इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओ डिवाइड बाय ओ ए इक्वल्स टू velocity of b with respect to o divided by ob equals to velocity of a with respect to b divided by ab। जो भी मैंने अभी तक बताया है, जो भी मैंने अभी तक बताया, जो भी बताया उसकी बात कर रहा हूं। अभी वेलोसिटी में आपने एबीसीडी भी चालू नहीं की है, इसलिए आगे जाने की कोशिश ना करें बेटा। जो भी मैंने अभी तक बताया है उसमें से मुझे बताओ कि अगर कोई आपको डाउट रहा है, अगर कोई डाउट आपको रहा है तो बताओ। देखो ये राज की बात है जो किसी को आपको बतानी नहीं है। ये देखो एक राज की बात बता रहा हूं जो आपने कभी भी नहीं देखा होगा। जब भी आपके पास में एक बॉडी ट्रांसलेशन में होती है, प्योर ट्रांसलेशन में, ये बॉडी किसके अंदर है? प्योर ट्रांसलेशन। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी v, इसकी 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 वेलोसिटी v, हर एक पॉइंट की जो लीनियर वेलोसिटी है वो सेम होगी। लीनियर वेलोसिटी एट ईच पॉइंट विल बी सेम। लेकिन जब बॉडी आपके पास में प्योर रोटेशन में, प्योर रोटेशन, सो यहां पर लीनियर वेलोसिटी विल डिपेंड ऑन ओमेगा एंड आर। ओमेगा कौन है? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक। आर कौन है? डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन। एक बार बताएंगे सभी लोग, क्या यहां तक क्लियर हुआ आपको? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्या यहां तक क्लियर हुआ?
क्या यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? सभी स्टूडेंट बताएंगे। अब सोचिए प्योर रोटेशन आपको और कैसे मिल सकता है। प्योर रोटेशन का जलवा दिखाता हूं मैं आपको थोड़ा सा। मान लो ये डिस्क है, इसको आपने यहां से पिन कर दिया और पिन करने के बाद में आपने इसको घुमा दिया। इसके पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसकी रेडियस आर। अब किसी ने बोला कि इसके ऊपर यहां पर एक पॉइंट है ए, उसकी वेलोसिटी बताओ। तो हमने बोला कि सबसे पहले तो ए को इसके सेंटर ऑफ रोटेशन से कनेक्ट कर दो। सबसे पहले क्या करना है बेटा, ए को इसके सेंटर ऑफ रोटेशन से कनेक्ट करना है, ये हमने कर दिया। अब ओमेगा कैसा है, क्लॉकवाइज, तो ओ ए के परपेंडिकुलर इस साइड में ये होगी वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओ। ए विद रेस्पेक्ट टू ओ। सर ए विद रेस्पेक्ट टू ओ है, ओ तो फिक्स पॉइंट है ना, हमने कहा फिक्स पॉइंट है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब कैसे लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ ए, इसका ओमेगा और इसकी सेंटर ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस वो कितनी है, आर, ओमेगा आर। हमने बोला सर एक और पॉइंट पे बताओ जरा वेलोसिटी, इस पॉइंट पर बता दो। तो आपने बोला पहले तो इस पॉइंट को नाम दिया बी, बी को ओ से मिलाया और इसके ऊपर ओमेगा क्लॉकवाइज है तो उस सेंस में हमने बना दिया वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ बी क्या होने वाला है, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय सेंटर ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस। हमने बोला एक और पॉइंट पे बताओ, ये लो एक और पॉइंट, इस पॉइंट का क्या नाम है, सी। वेलोसिटी ऑफ सी इक्वल्स टू, आपने कहा सर अगेन ओमेगा आर। हमने कहा यार एक एक पॉइंट पर और बता दो ताकि हमें विश्वास हो जाए, तो ये लो एक एक पॉइंट और बता देते हैं। सो ऐसी कंडीशन में ये हो गया पॉइंट डी और ये बन जाएगा बेटा वेलोसिटी ऑफ डी, और वेलोसिटी ऑफ डी क्या बन जाएगा, ओमेगा आर। सब जितने भी बाउंड्री पॉइंट है सब पे सेम आ रहा है। तो हमने क्या बोला, लीनियर वेलोसिटी विल डिपेंड ऑन ओमेगा एंड आर। ऐसा नहीं बोल रहे कि भाई बदलेगा ही बदलेगा। अब जितने भी बाउंड्री पॉइंट है उन सबके लिए ओमेगा तो सेम है, लेकिन सेंटर ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस भी सेम है, इसलिए वेलोसिटी सबके ऊपर सेम आ रही है। लेकिन मान लो आप में से एक बच्चा उठ के बोलता है कि सर ये जो आपने डायग्राम बनाया है इसमें मजा नहीं आया, एक काम करो आप इस पॉइंट पर वेलोसिटी बताओ। आप क्या है, इस पॉइंट के ऊपर हमें वेलोसिटी फाइंड करके बताओ। हमने कहा ये लो, ये पॉइंट ई है, तो ई को ओ से कनेक्ट करो और ओमेगा अभी भी क्लॉकवाइज है, परपेंडिकुलर। सो वेलोसिटी ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय, लेटर सपोज अगर ये R1 है, R1। आप में से एक बच्चा उठ के बोलता है कि नहीं सर ये वाली वेलोसिटी भी हमें नहीं जाननी है, आप ये वाली वेलोसिटी बता दोगे। हमने कहा ये कौन सा पॉइंट है, आपने बोला ये F पॉइंट है, तो ये बनाओ वेलोसिटी ऑफ F, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू ओमेगा R2, अगर ये है R2। तो ओमेगा तो पूरी बॉडी के लिए सेम रहेगा, ओमेगा तो पूरी बॉडी के लिए सेम रहेगा क्योंकि एक ही लिंक है आपका। आपने बोला वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन ओमेगा एंड आर, लेकिन बिकॉज फॉर अ रिजिड लिंक और सिंगल बॉडी ओमेगा रिमेन्स सेम फॉर कंप्लीट बॉडी या कंप्लीट लिंक, that is velocity only depend on distance from center of rotation। बेटा अगर एक ही लिंक की स्टडी हो रही है तो उसके लिए तो ओमेगा जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। कांस्टेंट रहेगा तो वेरिएबल कौन बच्चा, आर। इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो सेंटर ऑफ रोटेशन पर डिपेंडेंट है।
और प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा, मतलब अगर आप सेंटर से दूर जाएंगे तो आर बढ़ेगा तो उसकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी, अगर आप सेंटर के पास जाएंगे तो आर कम होगा तो उसकी वेलोसिटी भी कम होगी पॉइंट की। तो आप बोलेंगे अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर जाओ वेलोसिटी बढ़ेगी, टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर, सेंटर के पास जाओ वेलोसिटी कम होगी। देखो ए पॉइंट की वेलोसिटी ज्यादा है या ई पॉइंट की वेलोसिटी ज्यादा है, ओमेगा ओमेगा सेम, ये आर ये R1, तो आर ज्यादा है R1 से, तो ए पॉइंट की वेलोसिटी ज्यादा होगी, ये सेंटर से दूर है। ए पॉइंट की वेलोसिटी ज्यादा है बी की, ए की वेलोसिटी है ओमेगा ओ ए ज्यादा है ओबी से, तो ए पॉइंट की वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो सेंटर से, प्योर रोटेशन के केस में सेंटर से जितना दूर रहोगे वेलोसिटी उतनी ज्यादा रहेगी क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है। पर दो अलग अलग बॉडीज को कंपेयर करोगे तो एक का ओमेगा कुछ और आ सकता है, दूसरे का ओमेगा कुछ और आ सकता है, तो ऐसी कंडीशन में उसका ओमेगा भी जानना पड़ेगा, इसका ओमेगा भी जानना पड़ेगा, उसकी सेंटर ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस भी जाननी पड़ेगी और इसकी सेंटर ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस भी जाननी पड़ेगी। जरा बताओ पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हो, लेकिन जो पढ़ाया है उसी को पूछना, आगे मत जाना, आगे जाओगे तो मैं बता नहीं पाऊंगा। हाँ जी, बाकी स्टूडेंट सबको क्लियर हो गया? चलो, सबको अगर क्लियर हो गया तो फिर इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो आप? इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाला है? सब तो बड़ी आसानी से पढ़ पा रहे हो। देखो, जब बॉडी आपके पास में प्योर ट्रांसलेशन में होती है, जब बॉडी आपके पास में सर प्योर ट्रांसलेशन में होती है, ये मान लो एक बॉडी है और ये बेसिकली प्योर ट्रांसलेशन में है, तो किसी ने बोला इस पॉइंट की वेलोसिटी बताओ, हमने कहा ए, वेलोसिटी v मान लो, इस पॉइंट की वेलोसिटी बताओ, वो भी v होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी बताओ, वो भी v होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी बताओ, वो भी v होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी बताओ, वो भी v होगी। क्योंकि बॉडी प्योर ट्रांसलेशन में है, ये डब्बा ऐसा कैसा आगे जा रहा होगा v वेलोसिटी के साथ। किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी पूछोगे आप बड़ी आसानी से वेलोसिटी बता दोगे। क्या कोई भी छोटी मोटी समस्या भी आपको आई? नहीं आई सर, कोई दिक्कत ही नहीं आई हमें, कोई समस्या ही नहीं, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम, चैप्टर क्लोज। हमने कहा चलिए ठीक है। अभी अभी आपने देखा प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशन, हमने कहा भाई प्योर रोटेशन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है सर अगर ये प्योर रोटेशन आपके पास में, ये अगर प्योर रोटेशन आपके पास में, तो यहां से पिन कर दिया गया, यहां से पिन कर दिया गया, ठीक है। इस पॉइंट की वेलोसिटी बताओ, आपने बोला इस पॉइंट की वेलोसिटी है ओमेगा आर। इस पॉइंट की वेलोसिटी बताओ, आपने बोला अगर ये ओमेगा है ना, ध्यान रखना ओमेगा और इसकी रेडियस आर है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी बताओ, हमने कहा ये डिस्टेंस r1 है तो आपने बोला ओमेगा r1। हमने कहा इस पॉइंट की वेलोसिटी बताओ, अगर ये r2 है तो आपने बोल दिया ओमेगा r2। हमने कहा इस पॉइंट की वेलोसिटी बताओ, ये ओमेगा r3। सो कहने का मतलब ये है सर कि यहां पर भी हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, वेलोसिटी अलग अलग है पर इतना पता है ओमेगा आर का फॉर्मूला लगाना है बस, दिक्कत तो यहां पर भी नहीं आ रही। तो फिर समस्या क्या है बेटा? समस्या आ जाती है तब जब आपके पास में एक बॉडी दी गई हो कुछ ऐसे, ये देखो ये आपके पास एक बॉडी है और थोड़ी देर के बाद में आपने इस बॉडी को ऑब्जर्व किया और थोड़ी देर के बाद ये जो बॉडी है ये हमें देखने को मिली ऐसी। अगर बॉडी ऐसी मिल रही है तो क्या समस्या है? सर इस मोशन को आप ऑब्जर्व करो, इसके अंदर ट्रांसलेशन भी हुआ, इसके अंदर रोटेशन भी हुआ, बेसिकली इसे आप बोलते हैं जनरल मोशन। जनरल मोशन, आप वहां पर खड़े हैं, मैंने यहां से मार्कर फेंका आपकी साइड, तो ये मार्कर देखो कैसे जा रहा है, ऐसे घूमता 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 ऐसे जा रहा होगा, है ना? तो मार्कर देखो आगे भी जा रहा है और रोटेट भी कर रहा है, मार्कर आगे भी जा रहा है रोटेट भी कर रहा है। तो हमने कहा सर इसमें ट्रांसलेशन भी आ गया, रोटेशन भी आ गया, अब क्या करें? यहां पर आपको
यहां पर आपको ऑब्जर्वेशन इतनी आसानी से मिल नहीं रहा। ये आपकी समस्या है। तो हमने कहा देखो ये जो मेरी समस्या है ना, इसके अंदर अगर मार्कर इस साइड जा रहा है तो मैं इस टाइम पर इसकी क्या वेलोसिटी है वो बता पाऊंगा। थोड़ी देर बाद में इधर चला गया तो इसकी पोजीशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन सब बदल गया। तो हमने कहा कि सर सब कुछ बदल रहा है तो इसका मतलब यहां इस सिनेरियो को देखकर पूरी कंडीशन के लिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताना अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्यों ना हम लोग इसका एक एक इंस्टेंट पर स्टडी करें कि देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, हर एक इंस्टेंट पर, हर एक फ्रेम पर इसकी स्टडी करें। बेसिकली उस स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्टडी। और वहीं से हमारा आज का पहला पॉइंट आता है इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। आपने कहा कि सर कंप्लीट स्टडी आपके लिए अभी पॉसिबल नहीं है, तो एक काम करो, इंस्टेंटेनियस स्टडी करो, पर्टिकुलर फ्रेम के लिए स्टडी करो। पर्टिकुलर फ्रेम के लिए जब आप स्टडी करोगे तो वहां पर हर एक इंस्टेंट पर अलग अलग सिनेरियो बनेगा। तो आप जिस इंस्टेंट पर चर्चा करना चाहते हो उस इंस्टेंट पर एक ऐसे पॉइंट को कंसीडर करो जो कि आपका सेंटर ऑफ रोटेशन हो नहीं, पर सेंटर ऑफ रोटेशन की पूरी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा हो। तो वो सेंटर ऑफ रोटेशन नहीं है, पर फॉल्स सेंटर ऑफ रोटेशन आप उसे मान सकते हो। ये मान सकते हो कि ये आपके पास शूडो सेंटर ऑफ रोटेशन है, ये आपके पास इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है। हमने कहा कि सर क्योंकि बॉडी जनरल मोशन में है तो एक जगह पर तो है नहीं, एक जगह पर अगर वो है नहीं तो फिर आप उसका सेंटर ऑफ रोटेशन कैसे पता करोगे? क्योंकि किसी भी बॉडी के अंदर अगर रोटेशन आ जाता है तो दो पॉइंट ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए, तभी उसकी स्टडी हो पाएगी। पहला पॉइंट उसका ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। दूसरा पॉइंट सेंटर ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस। जब सेंटर ऑफ रोटेशन ही नहीं है तो उससे डिस्टेंस कैसे पता करोगे? जब सेंटर ऑफ रोटेशन ही नहीं है तो उससे डिस्टेंस कैसे पता करोगे? तो हमने कहा कि देखो हर एक इंस्टेंट पर अलग अलग कहानी होगी, हर एक इंस्टेंट पर अलग अलग कहानी होगी। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है, आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि आप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर स्टडी कर सकते हो, इसलिए उस स्टडी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्टडी। नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल देता हूं। आपने क्या किया, मान लो कि कल संडे है, कल है नहीं, मान लो कल संडे है लेकिन आपको, मतलब कल है नहीं लेकिन मान लो कि भाई हाँ कल संडे है। अब क्या है कि आपको किसी घर किसी से मिलने जाना है, तो आपने गाड़ी बाहर निकाली। जब गाड़ी बाहर निकाली तो गाड़ी स्टार्ट की, उसके बाद में आपने ऑब्जर्व किया कि हमने गाड़ी जब स्टार्ट की उसकी स्पीड थी 0, फिर हमने 20, फिर 30, फिर 40, फिर 60, फिर 80 और फिर वापस कभी 60, कभी 40, कभी 80, फिर 60, फिर 40, फिर 80 के ऊपर आप कभी गए नहीं और इस हिसाब से आप उसके घर पहुंच गए और फिर गाड़ी हो गई वापस बंद। फिर तो घर चले गए ना, आप गाड़ी क्यों चलाओगे? तो किसी ने आपसे पूछा कि इसका जो घर था वो 60 किलोमीटर दूर था, 60 किलोमीटर। तो ये जो 60 किलोमीटर का रास्ता है ये आपने कितने टाइम में कवर किया? आपने बोला 60 मिनट्स में, 1 घंटे में। तो उसने आपको बोला अच्छा इसका मतलब लगभग 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर आप चल रहे थे। अरे बोलो ऐसा ही हुआ होगा ना, लगभग 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर आप चल रहे होंगे। लेकिन क्या एक्चुअल में आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रहे थे? नहीं। इसे बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। इसे क्या बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी। तो उन्होंने क्या किया, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन डिवाइड कर दिया। तो ये जो वेलोसिटी आप निकाल रहे हो बचपन से, इस वेलोसिटी को बोला जाता है, इस वेलोसिटी को आप बोलते हो एवरेज वेलोसिटी। हाँ बिल्कुल एवरेज। ये वीडियो स्टॉप हो गया। अभी ठीक चल रहा है? अभी बताओ जरा। हाँ ठीक है। सो वो जो वेलोसिटी आप निकालते हो बेटा उसको बोलते हो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। लेकिन अब सुनिए, आपने 10 बजे गाड़ी स्टार्ट की, 10 बज के 11 बजे आप पहुंच गए थे।
तो 10:10 पर आपकी कितनी स्पीड थी? हमने कहा 80 किलोमीटर पर आवर। 10:15 पर आपकी कितनी स्पीड थी? हमने कहा 70 किलोमीटर पर आवर। 10:50 पर आपकी क्या स्पीड थी? हमने कहा 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो वेलोसिटीज मैं बता रहा हूं ना, दीज आर एक्चुअली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उस इंस्टेंट पर आपकी क्या वेलोसिटी है, तो वो इंस्टेंटेनियस है। अब तक आप जो पढ़ रहे थे उसको बोला जाता था बेसिकली एवरेज वेलोसिटी। तो आप यहां एवरेज वेलोसिटी की चर्चा नहीं करेंगे, आप यहां इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की चर्चा करेंगे। सो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। है ना? अब उस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए आप बॉडी को एक फ्रेम में रखेंगे। जैसे बॉडी ऐसे जा रही है और यहां आते आपने बोल दिया कि इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी बताओ, तो हमने बोला कि इस इंस्टेंट पर हम एक ऐसा इमेजिनरी सेंटर पता करेंगे, जो कि इसके सेंटर ऑफ रोटेशन की तरह बिहेव करे हो। अभी ठीक चल रहा है? बहुत समस्या है यार। रुको, मैं आईटी टीम को याद दिलाता हूं कि हमें कुछ समस्या झेलनी पड़ रही है। अब ठीक है ना? हाँ, वो इंस्टेंटेनियस की फीलिंग देना चाह रहा है आपको। वो बार बार फ्रेम को फिक्स करके बता रहा है कि देखो इस इंस्टेंट पर। ओके, सो पॉइंट इज कि आपको क्या करना है यहां पर, मतलब पूरे इतने भयंकर टॉपिक का इस नेट ने कबाड़ा कर दिया। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसमें पूरे फ्लो को खराब कर रखा है इसने। जैसे अंदर जाने की कोशिश करते हैं टॉपिक के, वीडियो रुक जाता है। मेरे सामने भी एक स्क्रीन है तो उससे मुझे पता चल गया कि वीडियो रुक गया। चलो फिर से शुरुआत करते हैं। हाँ, बिल्कुल एडवांस सिस्टम है हमारा। चलिए, सो हमने कहा कि एक पर्टिकुलर फ्रेम, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर हम एक इमेजिनरी सेंटर फाइंड करेंगे, विच इज नॉट एक्चुअली सेंटर ऑफ रोटेशन, बट इट विल बिहेव लाइक अ सेंटर ऑफ रोटेशन। जो सेंटर ऑफ रोटेशन होगा नहीं, लेकिन वो सेंटर ऑफ रोटेशन के सारे कंडीशन को फुलफिल करेगा। हमने कहा क्या मतलब है सर इसका? मान लो ये एक बॉडी है आपके पास, अजीबोगरीब टाइप की, हमें नहीं पता कौन सी बॉडी। जब भी रैंडम बॉडी लेनी होती है तो अजीबोगरीब ऐसे ले लेते हैं कुछ भी। इस बॉडी के पास में जनरल मोशन है। जनरल मोशन का मतलब, मान लो ये पत्थर है, आपने उठा के फेंक दिया किसी के ऊपर, तो ये घूमता हुआ जाएगा ना आगे, तो इसके पास जनरल मोशन है। तो हमने कहा कि यार इस पत्थर के ऊपर यहां पर एक पॉइंट है ए। उससे पूछा कि वो कहां जा रहा है, तो उसने बोला देखो मैं तो इस साइड जा रहा हूं। जब जनरल मोशन होता है ना, देखो जब प्योर ट्रांसलेशन होता है ना, सब एक साइड जाते हैं। जब प्योर रोटेशन होता है ना, सब एक सेंस में जाते हैं, एक सेंस में जा रहे हैं सब, देखो इधर ही घुमा रहे हैं सब। जब जनरल मोशन होता है ना, तो कोई कहां जाता है कोई कहां जाता है। देखो अगर ऐसे फेंकूंगा तो ये पॉइंट इधर जा रहा है, ये पॉइंट नीचे जा रहा है, और आगे गया तो ये पॉइंट इधर आ गया, ये पॉइंट इधर जा रहा है। जिसका जिधर मन करता है उधर चले जाते हैं ये लोग। सो ये जा रहा है इधर, और हमने बी से पूछा भाई तुम्हारा क्या प्लान है,
तो बी ने बोला देखो अपन जाएंगे इधर, अपने को इधर जाना है। सो ये जो ए पॉइंट है इसकी वेलोसिटी को हमने बोल दिया वी ए, और ये जो बी पॉइंट है इसकी वेलोसिटी को हमने बोल दिया वी बी। अगर आपको पसंद नहीं हो आप कोई और डायरेक्शन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई और डायरेक्शन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो ऐसी कंडीशन में अब हमने बोला कि सर 2 पॉइंट की वेलोसिटी हमने मार्क कर दी है, ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा हमने माना। तो अब आप एक ऐसा पॉइंट बताओ जो सेंटर ऑफ रोटेशन की तरह बिहेव करता हो। हमने कहा पहले सेंटर ऑफ रोटेशन से जाके पूछे तो सही कि सेंटर ऑफ रोटेशन कैसे बिहेव करता है। तो सेंटर ऑफ रोटेशन ने क्या बताया, उसने बोला कि अगर किसी पॉइंट की वेलोसिटी हमें पता है, उसने क्या बोला कि अगर किसी पॉइंट ए की वेलोसिटी आपको पता है तो उस वेलोसिटी के ऊपर उस पॉइंट पर जाके एक परपेंडिकुलर बना लो, और वो परपेंडिकुलर देखो, वो परपेंडिकुलर देखो ऐसा होगा। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, ये इसकी वेलोसिटी है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाओ, देखो दोनों परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे ना वो पॉइंट कौन होगा, आपका सेंटर ऑफ रोटेशन। हमने कहा मैं नहीं मानता, कोई दूसरा एग्जांपल दो। तो देखो ये सी की वेलोसिटी है, इस पर परपेंडिकुलर बनाया, ये डी की वेलोसिटी है और इस पर भी परपेंडिकुलर बनाया, और दोनों के परपेंडिकुलर यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। तो हिंट समझ में आया, पहला कंडीशन समझ में आया। क्या कंडीशन दी गई है यहां पर, कंडीशन समझ में आई, बोलो यस और नो। वो बोल रहा है कुछ मत करो, आप तो सिंपल सा वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर बना दो, और ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो बन जाएगा आपका सेंटर ऑफ रोटेशन। हमने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। तो आई कौन है, आई है इंस्टंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, इंस्टंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। मतलब इस इंस्टेंट पर यहां मिल रहा है, थोड़ी देर बाद देखेंगे बॉडी यहां आ गई, तब कहीं और मिलेगा। इसलिए सेंटर ऑफ रोटेशन तो है पर इंस्टंटेनियस है। तो हमने कहा कि ए और बी को मिला दो, ये बॉडी पूरी है, मिलाया किस कारण से मैं आपको बताता हूं अभी। देखो ये जो एंगल है इसको माना कि ये है थीटा, और ये जो एंगल है इसको मान लिया हमने फाई। आज मैं आपको एक और राज की बात बताता हूं अबाउट रिजिड बॉडी। सो व्हाट इज रिजिड बॉडी। हमने बोल दिया भाई जो डिफॉर्मेशन डिफ्लेक्शन नहीं दिखाए, लेकिन ऐसे नहीं होता। रिजिड बॉडी आपको मैं आप समझाता हूं आज, ये किसी को बताना मत, एक और राज की बात है ये आपके सब्जेक्ट की कहानी नहीं है, सब्जेक्ट से थोड़ा सा हटके हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ये एक बक्सा है, बक्सा मतलब ये एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी। इस पर आपने एक पॉइंट लिया ए और यहां एक पॉइंट लिया बी। तो अगर मैं ऐसा बोल देता हूं कि ए और बी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम हो गई, मतलब अगर ए बी डिक्रीज हो गया, तो क्या ये रिजिड बॉडी होगा, क्या ये रिजिड बॉडी होगा, बोलो या सुनो, बोलो यार ये सुनो, क्या ये रिजिड बॉडी होगा, नहीं होगा। अगर मैं ये बोल देता हूं कि ए बी के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई, मतलब ये दोनों पॉइंट दूर दूर गए होंगे ना, तो ऐसे कंडीशन में भी ये रिजिड बॉडी नहीं होना चाहिए क्योंकि इसकी लेंथ बढ़ गई। इसका मतलब ए बी मस्ट बी कांस्टेंट, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी मस्ट बी कांस्टेंट। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है फॉर रिजिड बॉडी। आपने मान लो ये ईंट है, ब्रिक, उस ब्रिक को, उस ईंट को आपने उठा के फेंक दिया, उठा के जब फेंका तो ए की वेलोसिटी आई इधर, वेलोसिटी ऑफ ए, बी की वेलोसिटी हमें देखने को मिली इधर, वेलोसिटी ऑफ बी। ऐसे लिख रहा हूं अपने मन से, है ना। देखो ये एंगल थीटा और ये एंगल फाई। कंपोनेंट्स लेना किसी को नहीं आते हैं तो मैं बता देता हूं, ये जो VA है ये थीटा के साथ वाला कंपोनेंट वो होगा, कहां लिखो यार, थोड़ी जगह कम पड़ गई, यहां लिख देता हूं, वो होगा VA cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होगा VB sin थीटा। ये जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है बेटा वो होगा VB cos फाई, और ये जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो होगा VB sin फाई। एक बार बताएंगे कंपोनेंट लेने में कोई दिक्कत, एक बार बताओगे बेटा कंपोनेंट लेने में कोई दिक्कत।
एक बार बताओगे बेटा कंपोनेंट लेने में कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो यहां पर ये कंपोनेंट इधर और ये कंपोनेंट इधर, अगर मान लो वी ए कॉस थीटा ग्रेटर हो गया वी बी कॉस फाई से, तो इस डायरेक्शन में ए जल्दी भागेगा और बी स्लो रह जाएगा, तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो क्या इसको आप रिजिड बॉडी बोलोगे? अगर ऐसा होता है तो क्या इसे आप रिजिड बॉडी बोलोगे? नहीं। आपने कहा सर अगर मान लीजिए वी ए कॉस थीटा लेस देन वी बी कॉस फाइव, मतलब ये वेलोसिटी कम ये ज्यादा, तो ये तो दूर भागेगा और ये धीरे धीरे भागेगा, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो क्या आप इसे रिजिड बॉडी बोलोगे? बोलो, बताओगे नहीं बताओगे? नहीं बताओगे। इसका मतलब जब वी ए कॉस थीटा इक्वल्स टू वी बी कॉस फाइव होगा तभी आप उसे क्या बोलोगे? रिजिड बॉडी। तभी आप उसे क्या बोलोगे? रिजिड बॉडी। पर ये जो कंपोनेंट है इसके बराबर होने की कोई कंडीशन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि ये भी बराबर होना चाहिए। क्यों? पहले सीखो, ध्यान से देखो, ये पॉइंट ए ये बी, अगर बी आगे तेजी से जाएगा और ए स्लो आएगा तो ये इलोंगेट होगा ना, जो हो नहीं सकता। अगर बी स्लो स्लो गया और ए जल्दी जल्दी आया तो कंप्रेस होगा, जो हो नहीं सकता। लेकिन अगर ये कंपोनेंट वी बी साइन थीटा ज्यादा हुआ और वी बी साइन फाइव कम हुआ तो क्या होगा? ऐसे रोटेट करेगा ना, तो बॉडी रोटेट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी रोटेट कर सकती है। तो ये जो कंपोनेंट है ये सिर्फ रोटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो इसमें से कोई भी कम कोई भी ज्यादा हो सकता है, पर ये कंपोनेंट जो है कॉस वाले ये हमेशा बराबर होने चाहिए। लिंक के अलोंग जो कंपोनेंट होता है ना, लिंक के अलोंग, वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए इन अ रिजिड बॉडी। आराम से देख लो बेटा, आराम से देख लो, कोई भी डाउट है तो पूछो, आराम से देखो, कोई भी डाउट है तो पूछो। कॉस हमेशा वेलोसिटी को बताएगा? नहीं, ऐसा थोड़े है, साइन भी तो वेलोसिटी को बता रहा है। ये तो कंपोनेंट होते हैं, कॉस थीटा और साइन थीटा, ये तो कंपोनेंट होते हैं। साइन ओमेगा को नहीं बता रहा, मैं ये बोल रहा हूं बेटा साइन कंपोनेंट ओमेगा के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अरे वही कैसे? रेस्पॉन्सिबल होने में और ओमेगा को बताने में फर्क है। ये रोटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है और ये जो कंपोनेंट है ये ट्रांसलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एक रोटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है और एक ट्रांसलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। चलिए, तो ये कहानी मैंने आपको राज की बात बताई है, जो आप राज ही रहने देना,
इसको हटा दो यहां से। अब आ जाओ पॉइंट के अंदर। ये है आपका पॉइंट, ये है आपका पॉइंट। तो आप इसके अंदर दो कंपोनेंट करेंगे, आप यहां पर बेसिकली दो कंपोनेंट करेंगे, ये VA है और ये बन जाएगा VA cos थीटा, ये बन जाएगा आपके पास VA sin थीटा, ये बन जाएगा आपके पास में VB cos फाई, ये बन जाएगा आपके पास में VB sin फाई। क्लियर है? सो आप मुझे बताओ कि कौन सा कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए, कौन सा कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए? कॉस। तो आप क्या बोलेंगे? VA cos थीटा इक्वल्स टू VB cos फाई। आप चाहे तो यहां से ऐसा भी लिख सकते हैं, VA डिवाइडेड बाय VB इक्वल्स टू cos फाई अपॉन cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा पॉइंट सुनिए, दूसरा पॉइंट सुनिए। ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ये फाई है तो ये जो एंगल है ये होगा बेटा 90 माइनस फाई। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं साइन रूल, जिसको नहीं पता है उसके लिए साइड में भी बता रहा हूं। साइन रूल बोलता है कि अगर ये साइड A है, ये एंगल A है, ये साइड B है और ये एंगल B है, ये साइड C है और ये एंगल C है, तो ऑलवेज A डिवाइडेड बाय साइन A, B डिवाइडेड बाय साइन B, C डिवाइडेड बाय साइन C होता है ऑलवेज। ये होता है आपका साइन रूल। तो मैं यही रूल इसके अंदर लगाने वाला हूं। किसके अंदर? इन ट्राइंगल IAB, IAB ट्राइंगल के अंदर। सो आप लिखेंगे IA और इसके सामने वाला एंगल कौन सा जरा बताओ? IA, इसके सामने वाला एंगल कौन सा जरा बताओ? IA और इसके सामने वाला एंगल जरा बताओ? B। अरे 90 माइनस 5, B तो नहीं, B नहीं, यहां तो एंगल का नाम A है इसलिए A बोला है, यहां एंगल का नाम B थोड़ा है, 90 माइनस 5। तो आप लिखेंगे IA डिवाइडेड बाय साइन 90 माइनस 5 इक्वल्स टू IB के सामने वाला एंगल बताओ? 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। सो देखिए यहां से आप लिख सकते हैं IA, एक और मैथमेटिकल रिजल्ट बता रहा हूं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। जिनको नहीं पता उनके लिए अलग से लिख रहा हूं। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू IB, ये हो जाएगा बेटा कॉस फाई, 90 माइनस सॉरी एक्सचेंज कर दिया मैंने, कॉस फाई, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। सो IA डिवाइडेड बाय IB इक्वल्स टू कॉस फाई डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। देखिए कॉस फाई डिवाइडेड बाय कॉस थीटा किसके बराबर है? इक्वल्स टू VA डिवाइडेड बाय VB। सो आप बोल सकते हो सर VA डिवाइडेड बाय VB इक्वल्स टू IA डिवाइडेड बाय IB। सो यहां से आप बोल सकते हो VA डिवाइडेड बाय IA, VB डिवाइडेड बाय IB। थोड़ा सा आपको पिक्चर से बाहर ले चलता हूं वापस, यहां पे एक स्लाइड आगे, इधर देखो। वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस, वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस।
अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को कंपेयर करो तो ये किसके बराबर आने वाला है, ओमेगा के बराबर। एब्सोल्यूट वेलोसिटीज है दोनों, इस वजह से दोनों एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, वो रिलेटिव है इसलिए उसको कंपेयर नहीं किया। वेलोसिटी ऑफ ए और आई, ए कौन है, आई कौन है, सेंटर ऑफ रोटेशन, तो ए की सेंटर ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस। वेलोसिटी ऑफ बी और आई कौन है, सेंटर ऑफ रोटेशन, तो ये बन जाएगा आपके पास में ओमेगा। ये क्या बन जाएगा आपके पास में, ओमेगा। तो अब आप देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपने सेंटर ऑफ रोटेशन आई भी पता कर लिया, आपने इसके लिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी पता कर ली। सो ये दो पॉइंट ऐसे होते हैं, अगर आप ये पता कर लेते हो तो ऐसी कंडीशन में आप उस लिंक के बारे में सब कुछ, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। सो मैं एक बार स्लाइड से हट रहा हूं, आप आराम से देखो और आपको जो भी डाउट है वो डाउट पूछो, जो भी डाउट है वो डाउट पूछो। और अगर क्लियर है तो क्लियर लिखो जल्दी से। क्लियर है सर? साइन कंपोनेंट अगर वेरी करता है तो कोई दिक्कत, वेरी नहीं, अनइक्वल होता है। साइन कंपोनेंट अगर इक्वल नहीं होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और जनरली जिसके पास रोटेशन होगा उसका साइन कंपोनेंट इक्वल नहीं होगा। अगर कॉस कंपोनेंट भी इक्वल हो गया बेटा, साइन कंपोनेंट भी इक्वल हो गया, तो इसका मतलब तो यही होगा ना, वी ए वी बी बराबर ही हो गया। तो साइन कंपोनेंट वेरी कर रहा है, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी को रोटेशन प्रोवाइड करवाता है, वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी को रोटेशन प्रोवाइड करवाता है। क्लियर है? अब देखो यहां से आप क्या सीखे होंगे, यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आया होगा, यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आया होगा। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये बोलता है कि अगर, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या बोल रहा है कि अगर आपको आई सेंटर फाइंड करना है, अगर आपको आई सेंटर फाइंड करना है तो दो पॉइंट की वेलोसिटी ढूंढ लो। दो पॉइंट की वेलोसिटी अगर आपको मिल जाए तो उनके परपेंडिकुलर जहां इंटरसेक्ट करेगा वही आई होगा। बोलो या सुनो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये एक बॉडी है, इसमें ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट जो है उसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है, इसमें बी पॉइंट जो है उसकी वेलोसिटी भी आपको दे रखी है। बताओ इस इंस्टेंट पर आई सेंटर कहां होगा? सभी स्टूडेंट, इस इंस्टेंट पर आई सेंटर कहां होगा?
सभी स्टूडेंट इनफाइनाइट समझ में ही बात। इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर आपने परपेंडिकुलर, इसके ऊपर आपने परपेंडिकुलर डाला होगा, और जैसे परपेंडिकुलर डाला कहीं नहीं मिल रहा तो आपने बोला आई एट इंफिनिटी। ये बॉडी किसमें है, प्योर ट्रांसलेशन में, प्योर ट्रांसलेशन में। देखो राज की बात बता रहा हूं अभी, ये किसी को नहीं पता ये बात, ये प्योर ट्रांसलेशन में बेटा। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। प्योर ट्रांसलेशन में जो बॉडी होती है वो इनफाइनाइट पर एक पॉइंट होता है जिसके अबाउट रोटेट करती है, मतलब करती नहीं है, मतलब करती नहीं है। अरे समझे कि नहीं समझे? अब देखो एक और राज की बात बताता हूं। कल मैंने बताया था एक स्लाइडर जो होता है वो इनफाइनाइट लिंक लेंथ के बराबर होता है। अब चीजों को कनेक्ट करना सिखाता हूं आपको। एक स्लाइडर जो होता है वो इनफाइनाइट लिंक लेंथ के बराबर होता है, इनफाइनाइट लिंक लेंथ के बराबर होता है। मतलब स्लाइडर है प्रिज्मेटिक पेयर, प्योर ट्रांसलेशन, रेवोल्यूट पेयर, रोटेशन। तो उसने बोला एक स्लाइडर को आप अगर रोटेशन की नजर से देखोगे तो आप कहोगे कि इनफाइनाइट पर एक पॉइंट है जिसके अबाउट रोटेट होता है। आज देखो उसको आपने दूसरे तरीके से प्रूव कर दिया। बोला हाँ बिल्कुल, एक स्लाइडर में रोटेशन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो आप क्या बोलोगे, इनफाइनाइट पर एक पॉइंट होगा जिसके अबाउट ये रोटेट होता है। और आज देखो आपने उस बात को अलग तरीके से प्रूव भी कर दिया। क्लियर है? चलिए कुछ स्टैंडर्ड केसेस में मैं आपको आई सेंटर पूछता हूं, आप खुद ही बता देंगे। अगर आपके पास में एक लिंक है जो पिन किया गया है किसी पॉइंट ओ पर, तो बताओ इसका सेंटर ऑफ रोटेशन कहां होगा? ओ पर। इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है ना सर, ये इसी के अबाउट रोटेट कर रहा है। उसको आप इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन बोलो या सेंटर ऑफ रोटेशन बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड देखो, एक स्लाइडर है जो किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा है, ये वेलोसिटी उसकी, आई सेंटर कहां होगा जरा बताओ? इंफिनिटी पे, आई एट इंफिनिटी। लेकिन मेक श्योर इंफिनिटी इधर नहीं, स्लाइडिंग के परपेंडिकुलर इंफिनिटी पे, परपेंडिकुलर टू स्लाइडिंग। मतलब अगर उसने ऐसा बना दिया ना तो आप कहेंगे आई एट इंफिनिटी, आई एट इंफिनिटी। बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में ये सब चीजें। अरे क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस और नो? यस और नो? मान लो एक कर्व्ड बॉडी है आपके पास में, ऐसा कर्वेचर है एक, इसके ऊपर आपने एक स्लाइडर को रख दिया जिसके एक पॉइंट की वेलोसिटी इधर है, दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी इधर है। बताओ आई सेंटर कहां होगा? आपने कहा सर इसके ऊपर परपेंडिकुलर बना लो, इसके ऊपर परपेंडिकुलर बना लो। ये परपेंडिकुलर हमेशा इसके कर्वेचर के सेंटर पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो ध्यान रखना, when a body sliding on a curved surface, then eye center will lie at the center of curvature, बोलो पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस और नो? सर किसी
इंस्टेंट पर पूछेगा तब, हाँ ऑफ कोर्स। यहां अगर यहां करोगे ना तब भी ये पॉइंट ऐसे जा रहा होगा और ये पॉइंट थोड़ा ऐसे जा रहा होगा, तो आप यहां पर भी बात करोगे तब भी यही आने वाला है। यहां चेक करोगे तब भी यही आएगा, यहां चेक करोगे तब भी यही आएगा। सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे बेटा क्लियर हुआ नहीं हुआ? देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो 4 नंबर, व्हेन अ डिस्क रोलिंग ऑन अ फ्लैट सरफेस in that case point of contact will be eye center। देखो मान लो ये फ्लैट सरफेस, इसके ऊपर डिस्क है और उसने बोल दिया कि प्योर रोलिंग है। क्या है यहां पर? प्योर रोलिंग। सो प्योर रोलिंग कंडीशन के अंदर इस पॉइंट की वेलोसिटी अगर आप देखोगे तो इधर आती है, इसकी वेलोसिटी इधर आती है, इसकी वेलोसिटी इधर आती है। ये प्योर रोलिंग कंडीशन की मैं बता रहा हूं। तो हमने बोला इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाओ, ये यहां से जाएगा, इसका परपेंडिकुलर यहां से जाएगा, इसका परपेंडिकुलर भी यहां से जाएगा। तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है इसी को क्या बोला जाता है? आई सेंटर। बोलिए बेटा क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस और नो? मेरे ख्याल से सभी को क्लियर है, मेरे ख्याल से सभी को क्लियर है। चलिए सो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं, 5 नंबर पॉइंट। मान लीजिए एक कर्व्ड सरफेस है, मान लीजिए एक कर्व्ड सरफेस है। इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर आपने एक बॉडी रख दी। अब देखो बेटा इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर आपने एक बॉडी रख दी। अब देखो इस पॉइंट को आप समझिएगा, अगर ये फ्लैट सरफेस होती, अगर ये फ्लैट सरफेस होती बिल्कुल, और इस पर एक स्लाइडर स्लाइड कर रहा होता, तो आप बोलते आई कहां मिलेगा? एट इंफिनिटी। आई कहां मिलेगा? एट इंफिनिटी। हमने क्या बोला यहां पर कि सर अगर ये कर्व्ड सरफेस होती, इसके ऊपर बॉडी स्लाइड करता तो आपने बोला सर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आई होगा। हमने कहा सर अगर ये फ्लैट सरफेस होता, इसके ऊपर बॉडी प्योर रोल करता, तो आपने बोला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर आई होगा। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो बेटा? आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके ऊपर अगर मैं एक टेंजेंट बनाऊं तो उसके ऊपर जो नॉर्मल आ रहा है हर एक केस में आई सेंटर उसी पर कहीं पर आ रहा है। हर एक केस में आई सेंटर उसी पर कहीं पर आ रहा है। तो अगर एग्जामिनर कभी आपको कंफ्यूज करना चाहे, कि एक कर्व्ड सरफेस है जिसके ऊपर एक बॉडी है जो पार्शियली स्लाइड कर रही है या पार्शियली रोल कर रही है, ये जो पार्शियल टर्म आ जाता है, जैसे कोई बोलता है कि सर दूध में पानी मिला दिया तो उसके अंदर पार्शियली वाटर है पार्शियली मिल्क है, तो पार्शियल मिल्क बोल रहे हैं तब भी उसमें कुछ मिला हुआ है, पार्शियल वाटर बोल रहे हैं तब भी उसमें कुछ मिला हुआ है। तो अगर आपने बोल दिया पार्शियल रोलिंग, इट मींस प्योर नहीं है, स्लाइडिंग ऐड है उसमें। अगर वो बोल देता पार्शियल स्लाइडिंग, इट मींस उसमें रोलिंग आ गया है। तो ये जो कंडीशन है, जब पार्शियल आ जाता है तो हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाते। जब प्योर आ रहा था तो हमने एग्जैक्ट लोकेशन बताया। तो जब भी पार्शियल लोकेशन आए, तो आप पार्शियल मोशन आए, लाइक पार्शियल स्लाइडिंग, पार्शियल रोलिंग, तो आप बोलेंगे सर जो टेंजेंट होती है उसके ऊपर जो नॉर्मल होता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं होगा, हमें नहीं पता कहां होगा। बोले बेटा पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सो आज की इस क्लास में आपने सिर्फ और सिर्फ उन पॉइंट्स पर चर्चा की कि सर आई सेंटर क्या होता है, क्यों होता है। दोनों पॉइंट पर क्या होता है, एक इमेजिनरी सेंटर ऑफ रोटेशन है जो किसी पर्टिकुलर फ्रेम, पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इससे आपका वेलोसिटी एनालिसिस आसान हो जाता है।
कैसे आसान हो जाता है, आप देख रहे हर केस में आपने आई पता कर लिया। आई पता करने के बाद में ओमेगा अगर मिल जाए तो ओमेगा आर करके आप सबकी वेलोसिटी लिख सकते हैं। सर कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? कल इसके ऊपर बहुत अच्छे एग्जाम्पल भी दूंगा। प्रहार्ष आपने लिखा है नो, तो क्या आपका कोई डाउट है? अब आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहो बेटा, अगर कोई डाउट भी है ना आपका, जनरल डाउट भी अगर कोई है तो आप पूछ भी सकते हो। लास्ट वाला एक बार हमने कहा बेटा कि अगर किसी कर्व्ड सरफेस पर कोई बॉडी पार्शियल मोशन कर रही हो, लाइक पार्शियल रोलिंग, पार्शियल स्लाइडिंग, कुछ भी पार्शियल, तो आप कहेंगे कि सर जो आई सेंटर होगा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट, उसके ऊपर नॉर्मल के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, क्योंकि हमने देखा सारे आई सेंटर इसी नॉर्मल पे आ रहे हैं, तो इसका आई सेंटर भी इस नॉर्मल पे कहीं होगा, पर हमें नहीं पता एग्जैक्टली कहां होगा। नाउ इज इट क्लियर एके एंड प्रहाश? चलिए सर 3 पॉइंट प्योर ट्रांसलेशन तो समझ नहीं आया यार, क्या बोला? 3 नंबर पॉइंट की बात कर रहे हो क्या कुछ? कर्व के ऊपर प्योर स्लाइडिंग है मृत्युंजय, कर्व के ऊपर प्योर स्लाइडिंग है 3 नंबर में। अगर कोई और डाउट हो तो मृत्युंजय आप आराम से टाइप करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं बेटा, आज मैं शाम को 8 बजे कैलकुलस चालू करूंगा, और कैलकुलस जो है उसमें बहुत लोगों को टेक्निकल में भी कभी इंटीग्रेशन आ जाता है, कभी क्या आ जाता है, कभी क्या आ जाता है, तो दिक्कत आती है। इसलिए आप लोग ज्वाइन कर लेना, उसमें थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस भी बताऊंगा, और स्क्रीनशॉट लेते जाओ। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं बेटा, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। देखो ये सरफेस है, ये भी सरफेस है, इसके ऊपर एक लैडर रखा हुआ है ऐसा, ये स्लाइड कर रहा है, स्लाइडिंग। आपको इस लैडर के लिए आई सेंटर की लोकेशन फाइंड करनी है। आई सेंटर कहां होगा इस लैडर के लिए? इस लैडर के लिए आपको आई सेंटर की लोकेशन फाइंड करनी है। आई सेंटर कहां होगा? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? एक लैडर रखा हुआ है, वो नहीं होता क्या सीडी, दीवार का सहारा देके रखते हो ना, दीवार का सहारा देके सीडी रखते हो वहां पर, और उसके बाद में आप देखते हैं किसी टाइम पर वो सीडी स्लिप करने लग जाती है, नीचे गिरने लग जाती है ऐसे।
तो नीचे गिरते हुए किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो तुमको अच्छा लगे, बस नीचे पूरा मत गिरने देना, किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर आप उसका आई सेंटर फाइंड करके मुझे बताएंगे। ठीक है ना? चलिए इसके ऊपर चर्चा हम लोग करेंगे कल की क्लास में। सो थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे हम लोग फिर से 10 बजे, और 8 बजे आज मैं कैलकुलस के ऊपर काफी कुछ प्रॉब्लम्स करवाने वाला हूं। लिंक ग्रुप में आ जाएगा, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।